पागल ज्योतिषी का भाग। कुछ देर में ही मजदूरों ने दीवार को बड़ा सा छेद कर दिया। सूरज की किरणें उन दीवारों से होकर दरबार में आने लगी। यह देखकर वाह वाह शंकरदान, वाह तुम तो वाकई बुद्धिमान हो। दरबार में छाया अंधकार तुमने तो सचमुच दूर कर दिया। हम तुमसे बहुत खुश हैं। चलो जान छुटी। और शंकरलाल चैन की सांस ली। तभी मीर सिंह ने अगला धमाका किया। शंकरलाल तैयार हो जाओ, अब तुम्हें ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। मर गए। और मीर सिंह ने तत्काल ही अपनी मुट्ठी में को दबाया और शंकरलाल, ज्योतिष विद्या बताओ, तुम इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है? अब नहीं बचूंगा। और अपनी बहस से उसने आंखें मूंद ली और घबराहट में उसके मुंह से निकला, आए रे मोती, अब क्या हो गया? और शंकर दयाल ने सौभाग्य था कि मीर सिंह की मुट्ठी में मोती बंद किया था। और शंकर नंद के मुंह से निकला शब्द सुनकर, शंकर नंद, हम मान गए तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषी भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती है। भगवान तू बड़ा दयालु है। आज तूने मुझे फांसी के तख्ते से जीवित उतार लिया। और शंकरलाल ने चैन की सांस ली। तभी मीर सिंह ने दरबार में घोषणा की, आज से शंकरलाल राज्य के ज्योतिषी अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। और शंकरलाल खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौटा। क्या हुआ जी, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। मोती बात बन गई खुश होने की। और शंकर ज्योतिषी ने अपने राज्य के ज्योतिषी बनाने की बात बताई। वो सारी बात सुनकर मोती खुशी से चिल्ला पड़ी, देखा, मैंने कहा तुम्हारे भाग्य में किसी तरह खुले हैं। और देखो मोती, देख मोती देख, लगता है हमारी किस्मत जागने वाली है। उधर दोनों खुशी से उछल पड़े। उधर दूसरी ओर राजा मीर सिंह के चारों ओर रहने वाले चापलूस शंकरानंद के विरुद्ध गुप्त मतगणना कर रहे थे। महाराज शंकरानंद को सलाहकार और राज जोशी बना दिया है। महाराज शंकरानंद के कहने पर ही तला करेंगे। इस प्रकार महाराज की नज़रों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। कोई उपाय करना होगा चाहिए जिससे महाराज शंकरानंद के चुंगल से निकल कर वापस हमारे चुंगल में आ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए और मोती शंकरानंद के महल में रहने लगा। एक दिन शंकरानंद ने राजा सिंह से मिलने के लिए कक्ष के बाहर पहुंचा। और अंदर अंदर महाराज कुछ मंत्रीगण व अन्य बैठे हुए थे। मुझे पता नहीं था अंदर क्या वार्तालाप चल रही है। मुझे यहीं छिपकर अंदर हो रही वार्तालाप को सुनना चाहिए। कक्ष के अंदर, महाराज आप इन दिनों शंकरानंद को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं। उसके आदर का पात्र नहीं है। महामंत्री जी, शंकरानंद बहुत गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महाराज आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों से शंकरलाल के बारे में पूर्व जीवन की बात का जांच करवाई है। उससे पता चला है शंकरलाल ज्योतिषी का अपना आपका सलाहकार बनने से पहले शंकर शुद्ध मंदबुद्धि और अनपढ़ था। महाराज मुझे तो लगता है वह आपके साथ ठगी कर रहा है और ढोंग रचा कर राज दोषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। अगर महामंत्री जी, शंकरलाल के द्वारा बताई बातें सच कैसे निकलती हैं? महाराज इसी तो भाग्य कहते हैं। शंकरलाल ने अंदाज़ा लगाकर जो भी भविष्यवाणी की है वह सच निकली है। इससे भाग्य में सबसे बड़ा हाथ है और ज्योतिषी विद्या का कमाल नहीं है। महामंत्री जी, हमें कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी बात का जरा भी विश्वास नहीं हो पा रहा। और कक्ष के अंदर मेरे अपने खिलाफ षड्यंत्र की सोचकर शंकरलाल के तोते उड़ गए। और ओह महामंत्री, अब वह मेरे खिलाफ महाराज के कान भर रहे हैं। और वह उल्टे पांव लौटकर मोती के पास पहुंचा। मोती, राज से सुख बहुत भोग लिए, लगता है अब हम संकट आने वाला है। आखिर क्या हुआ? इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? मोती, महामंत्री और अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध महाराज के कान भरने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है कि वे लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो इनमें परेशान होने की क्या बात है? लगता है इस षड्यंत्र को साथ देने वाली
महामंत्री जी, उसके समक्ष कहना होगा। तुम फिक्र न करो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। मोती, तुम्हारी अकल पर मुझे जरा भी पूरा भरोसा है। अगले दिन जब रानी स्नान घर में स्नान कर रही थी तो मौका बढ़िया है। रानी की तमन्या को साथ स्नान कर रही है। यही मौका है, मैं आगे बढ़कर रानी का नौलखा हार उठा लूं। और यही सोचकर वह दबे कदमों से आगे बढ़ी और मेज पर रखे आभूषणों में से नौलखा हाथ उठा लिया और सावधानी से एक पग पग भरती हुई स्नान गृह से बाहर निकली और शंकराचार्य को अपनी योजना बताने लगी। और कुछ देर बाद जब रानी नहा कर बाहर निकली तो उसे वस्त्र बदल कर मेज पर रखे आभूषणों को अपनी दृष्टि दिलाई और नौलखा हार कहाँ गायब हो गया। रानी वह हाथ बहुत ही ढूंढा, लेकिन नौलखा हार वहाँ नहीं मिला। वहाँ होता तो मिलता। और वह उदास हुई मीर सिंह के कक्ष में पहुंची। क्या बात है रानी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? महाराज, मेरी नौलखा हार खो गया है। यह क्या? वह तो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था महाराज। वह हार मैं स्नान घर से चोरी हो गया है। चोर की हिम्मत देखिए कि चोरी करने के लिए मेरे स्नान गृह तक घुसा आया था। ओह, तब तो चोर बहुत ही उद्दंड था। मीर सिंह इस समय एक सेवक को आदेश दिया, जाओ इसी समय जो शंकरचंद्र को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। और सेवक उसी समय शंकरानंद को बुलाने के लिए चल दिया। और दूसरी ओर मोती की योजना अनुसार महामंत्री के घर उसकी पत्नी के पास पहुंची। मोती बहन, तुम? बहन रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी। प्यास लगी, तुम्हारा घर सामने देखा तो रथ से उतरकर पानी पीने चली आई। यह तो तुमने बड़ी ही अच्छा किया। अभी तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए लाती हूँ। महामंत्री की पत्नी उसके कक्ष में बैठाकर पानी लेने चली गई और जाती ही महामंत्री की पत्नी तुम क्या जानो, केवल पानी पीने तुम्हारे घर नहीं आई बल्कि नौलखा हार तुम्हारे यहाँ डालने आई हूँ। और मोती ने चटपटा कर वस्त्रों से छिपा नौलखा हार निकाला और उसे मेज के फूलदान में डाल दिया। और तभी महामंत्री की पानी ले आई। लो बहन। और मोती ने पानी लेकर पानी पिया। और पश्चात, बहन कुछ सुना तुमने? क्या सुना? रानी का स्नानघर से नौलखा हार चोरी हो गया। क्या? स्नानघर से तो हार चोरी हो गया है, लेकिन स्नानघर में चोर कैसे जा सकता है? ऐसा ही हुआ है बहन, चोर बहुत ही दुस्साहसी था। ओह, यह बात तो बहुत बुरा हुआ। और मोती उधर गुल खिला रही थी। इधर मीर सिंह के सेवक शंकरानंद के पास पहुंचा। जोशी जी, आपका महाराज ने बुलाया है। लगता है महाराज को नौलखा हार चोरी हो जाने की सूचना मिल गई है, तभी तो उसने मुझे बुलावा भेजा है। अंत में अपने हाथ में पोथी उठाई उसी समय मीर सिंह के पास पहुंचा। महाराज की क्या आज्ञा है? राजोशी जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया। क्या आप पतरा देखकर बता सकते हैं कि यह कस्तूर किसकी है? नौलखा हार किसने चोरी किया है? अभी लो राजन, यह बताना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शंकराचार्य ने तुरंत ही अपने हाथ पोथी पत्रे खोलकर बैठ गया और उसे पढ़ने का ढोंग करने लगा। पोथी देखते हुए बुरी तरह चौंका। ओह, क्या हुआ राजोशी जी, आप चौंकी क्यों? बात चौंकने वाली है महाराज। क्या मत बोलो? तो सुनिए महाराज, मैंने नौलखा हार चोर का पता लगा लिया है। तो बताइए जल्दी, चोर वह कौन है? महाराज, नौलखा हार चोर महामंत्री हैं। क्या? महामंत्री नौलखा हार चोर? नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, दशाएं ऐसा ही कह रही हैं। ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोलती। राजोशी जी, लगता है तुम्हें इस बार कहीं चूक हो गई है। आप फिर यह गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाराज, आप मेरी कई बात पर विश्वास नहीं आ रहा। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ इसी समय महाराज महामंत्री के घर
आवाज़ पर चलिए मैं आपको वहीं बताऊंगा कि महामंत्री नौला का अर्थ कहाँ छिपाया हुआ है। हाँ, यह ठीक रहेगा, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तूने महाराज के महामंत्री पर नौलखा चोरी का गंभीर आरोप लगाया है और वो हमारे साथ विश्वसनीय है, और यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। और दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के निवास स्थान पर चले। महाराज, यह समय ही बताएगा कि गर्दन किसकी उड़ाते हैं, मेरी या महामंत्री की। सीधी रथ महामंत्री के आवास स्थान पर पहुंचा। महामंत्री उन दोनों को यहाँ देखकर बौखला सा गया। महाराज, आप यहाँ सेवक को आदेश दे दिया होता, मैं स्वयं राजमहल दौड़ाता। महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना नहीं, कदापि नहीं हो सकता था। ऐसी कौन सी बात है महाराज? महामंत्री जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है और राजोत्सी शंकराचार्य का कहना है वह हार तुमने चुराया है। यह क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला रानी का नौलखा हार चोरी क्यों करूँगा? महारानी, मुझे लगता है शंकराचार्य जी का दिमाग फिर गया है। ये झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। तब शंकराचार्य, जो अभी तक चुप था, महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, आप कोई कसूर नहीं है। महामंत्री जी, आपका कोई कसूर नहीं है। चोर आपकी सफाई में ऐसा ही कहता। महामंत्री जी, आपका कोई कसूर नहीं है, हर चोर अपनी सफाई में ऐसा ही कुछ कहता। साबंग जी, क्या बक रहे हो? महामंत्री जी, ज़्यादा तहस में ना आइए, मेज पे जो गुलदस्ता रखा है उसे ज़रा उठा कर यहाँ लाइए। महामंत्री ने फूलदान के पास गए और उसे उठाकर शंकराचार्य को दे दिया, और शंकराचार्य ने फूलदान उल्टा। ओह, यह तो वही हार, नौलखा हार है। आए, नौलखा हार इस फूलदान में कैसे आ गया? अब तो मेरी खैर नहीं। वो महामंत्री का मुंह सफ़ेद हो गया। और मीर सिंह ने कड़कड़ाहट कर महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, हार यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूँ महाराज? यह सुनते ही मीर सिंह क्रोध में भड़क उठे। नौलखा हार तुम्हारे यहाँ से बरामद हुआ है और वह कह रहे हो कि तुम्हें नहीं मालूम? महामंत्री, हार चोरी करने का तुम बड़ा अपराध किया है, तुम्हारी सजा उससे मिलेगी। और खचाक वो कहकर अपने म्यान से तलवार निकाली और महामंत्री पीड़ा से चिल्लाता हुआ गिर पड़ा और सीधी प्राण पर उड़ गए। और नौलखा हार उठाते ही मीर सिंह सरन से बोला, दादोसी, हमें क्षमा कर दो, तुम्हारी जोशी विद्या पर हमें शक हुआ। महाराज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जब कोई अति विश्वसनीय आदमी ऐसा क्रूर करता है तो अपना विश्वास आना मुश्किल ही हो जाता है। और जब शंकरानंद ने मीरा को वहाँ से वापस लौट गए और घर आकर उसने मोती से कहा, मोती, अपने एक शत्रु का सफाया हो गया, लेकिन अब ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मोती ने महामंत्री जी को अपने जाल में फंसाकर मरवा दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हमारे विरुद्ध कोई चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर महाराज मेरा सिर कलम कर सकते हैं। तुम्हें यह खेल शुरू किया है, यह खतरे का खेल है और नहीं खेलना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो मूर्ख मीर सिंह, हमें भी अपना निशाना बना सकता है। मूर्ख आदमी से दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। मैंने खतरे का खेल बचने का उपाय सोच लिया है। मैं आज ही महल में यह बात प्रकाशित कर देती हूँ कि भूत चढ़े हुए पूजा पाठ करने पर तुम पागल हो गए हो, और तब तुम पागल हो जानकर राजा मीर सिंह तुम्हें ज्योतिष के पद से हटा देंगे और तुम्हें चैन से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। और तभी मोती उसी समय महल में मीर सिंह के पास पहुंची। महाराज, गजब हो गया। महाराज जोशी पागल हो गए क्या? यह सब कैसे हो गया? जब मोती रोती रोती मीर सिंह को सकराचंद के बारे में झूठी कहानी सुना दी। मोती की बात सुनकर, ओह, मुझे बेहद अफसोस है, राज जोशी पागल हो गए। पर तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज जोशी तुम्हें राज की एक आवास में अन्य सुख सुविधा के नहीं छोड़ेंगे,
और तुम पहले की तरह महल में रहोगी और सारा सुख सुविधाएं तुम्हें पहले तीर मिलती रहेंगी। महाराज आप बड़े दयालु हैं। और अगले दिन जोशी कपड़े कपड़े पहनकर बाल बिखर कर राजा मीर सिंह के कक्ष में पहुंचे। हाँ हाँ, अरे पागल हुए सदानंद, तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ हाँ हाँ, मैं यह मेरी तरफ से क्यों बड़ा आ रहा है? अपना पागलपन सिद्ध करने के लिए मुझे कुछ उल्टी सीधी हरकत करनी चाहिए। और यह सोचकर दौड़कर अमीर सिंह पास पहुंचा और लपट कर वस्त्र पकड़ लिए। अरे जोशी, यह क्या बेहूदगी कर रहे हो? और शंकराचार्य ने आव दिखाना था और मीर सिंह को अपने और खींच लिया। उसी समय शराब छू, ओह शंकराचार्य ने, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह देख मीर सिंह अवक रह गया। अरे यह अजगर राजोशी शंकराचार्य ने श्यान पर नहीं पहुंच खींचता तो मैं निश्चित ही सांप मुझे डस लेता। जोशी पागल होते हुए भी आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें यह जन्म हमारे जोशी ही रहोगे। लगता है राजोशी का ठप्पा अब मेरे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। और सोचता हुआ मुंह लटका कर कक्ष से बाहर निकल आया। समाप्त दोस्तों।